अगर आपको भी केमिस्ट्री से डर लग रहा है तो आज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज से शुरू कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। जितना पढ़ा हूँ अगर उतना आप पढ़ लिए तो मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतने में से ही आपके एग्जाम में फंस जाएगा। आप 60+4 के आएंगे तो आएंगे। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है कि केमिस्ट्री की 7 से 8 दिन में तैयारी कैसे करें, 8 से 9 दिन में, वो जाकर देखिए। मैंने सब कुछ बताया है कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन पढ़ाएगा। मैं ही सब कुछ तैयारी कराऊंगा। मैंने कहा था कि मैं सबसे पहली जो क्लास लूंगा वो अवक्रियाओं की रहेगी, तो लेकर आ गया हूँ सिर्फ 10 अवक्रियाएं। सिर्फ 10 अवक्रियाएं आप इतनी ही अगर तैयार कर लेते हैं, 37 अवक्रियाएं हैं। बहुत अवक्रियाएं हो गई 37, कौन याद करेगा। और सबकी परिभाषा, सबका रासायनिक सूत्र भी देना होता है, इतनी कहाँ से याद हो पाएंगी। तो सिर्फ 10 याद करो, वो भी याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं यहीं पर सबको समझा दूंगा। किताबी भाषा आपने पढ़ा होगा, उसमें अलग तरीके से लिखा हुआ है। मैं जिस तरीके से ट्रिक के साथ में बताया था, ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ। जो मैं बताऊंगा उसी तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 10 अवक्रियाएं क्लास में ही तैयार हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम ये 5 देखेंगे, अगली वीडियो जो रहेगी उसमें ये 5 रहेंगी। जो बच्चे, कई बच्चे हमको कमेंट किए कि सर मुझे डर लग रहा है, जल्दी लाइए जल्दी। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरो मत। जल्दी जल्दी वीडियो मिलेगा और सभी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपकी बायोलॉजी तो हो सकता है ना मिले, तो बायोलॉजी वाले थोड़ा बहुत अलग से भी एफर्ट डालेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट का मैं कराता चलूंगा। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया। सिर्फ ये 10 अवक्रियाएं याद करो। आज की वीडियो में हम एल्डोल संघनन, केनिजारो अवक्रिया, वुड्स अवक्रिया, वुड्स फिटिक अवक्रिया, रेमन टीमन अवक्रिया, ये अवक्रियाएं देखेंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एल्डोल संघनन अवक्रिया क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, समझने के लिए ज्यादा आपको माथापाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस प्रकार से, सबसे पहले हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण CH3CHO। मेरे को लिख लेने दीजिए, फिर मैं समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। CH3CHO, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी तन विलयन से। तो क्या बनाता है, CH3CHOH और यहाँ पर CH2CH3। अब आपको लग रहा होगा कि ये लिख दिए, आपने रटा मारा होगा। आपने तो लिख दिया, मैं कैसे लिखूंगा। लिखना, परिभाषा भी तो लिखनी होती है। परिभाषा भी लिखेंगे आप, रासायनिक समीकरण भी देंगे, वो भी ट्रिक के साथ। समझिए पहले इसकी एक और परिभाषा है, वो भी समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। ये भी क्या है, ये भी एसिटल्डिहाइड है। दोनों क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये भी एसिटल्डिहाइड, ये भी एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के कितने मोल हो गए, 2 मोल या 2 अणु आप मान सकते हैं। एसिटल्डिहाइड के कितने अणु हैं यहाँ पर, एक ये है, एक ये है, तो 2 अणु। अब हम इसी से परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। एसिटल्डिहाइड ये हो गया, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। हाइड्रोक्सी क्यों है, क्योंकि इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, हाइड्रोक्सी है। अब आप मेथड प्रोब्यूट के हिसाब से तो आप समझते ही होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एसिटल्डिहाइड के अब परिभाषा कैसे लिखेंगे। आपने ये तो लिख लिया, आपको इसको ही समझना है। कई परिभाषाएं और हैं, वो भी बताऊंगा। देखिए, जब एसिटल्डिहाइड के 2 अणु, कितने अणु हैं, 1 2। जब एसिटल्डिहाइड के 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन से, ठीक है, यहीं से परिभाषा निकल रही है, यही हमको अभी लिखना भी है। जब एसिटल्डिहाइड के 2 मोल या 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन से संघनन है, तो हम क्या लिख देंगे, संघनित होते हैं। क्या होते हैं, संघनित होते हैं। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनता है। तो क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनता है। यही हो गई इसकी परिभाषा। इसी अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। यहीं से आपको याद हो गया। फिर से एक बार समझिए, जब एसिटल्डिहाइड के 2 अणु, जब एसिटल्डिहाइड के 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन से संघनन है, तो संघनित होते हैं, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनता है। हो गई ये, हो गई कि नहीं हुई। आप कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। दूसरी, चलिए इसकी जो परिभाषा है उसको समझाते हैं। दूसरी आपको हो सकता है ना समझ में आए। दूसरी परिभाषा है, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। अब ये क्या है भाई, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि के तन विलयन से क्रिया कर परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं।
ये अभिक्रिया एल्डोल संघनन। अब इसमें बहुत कुछ हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी। पहला तो हमें इनका IUPAC नियम, भाई हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, इनको क्या बोल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। अब इसमें ये ढूंढो कितने अल्फा कार्बन है, ये कार्बोनिल यौगिक है या नहीं है। डर लगेगा ना कि भाई हो सकता है कुछ और ना ले लिए हो। और फिर यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी वो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, तभी अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। तो ये अभिक्रिया याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद कीजिए जो मैं बताया हूँ वही परिभाषा में लिखना है, ठीक है। आपको ज्यादा माथापाई करने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है मुझे भी पता है। देखिए, जब एसिटल्डिहाइड, ठीक है, जब एसिटल्डिहाइड के दो अणु 1 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन से क्रिया करते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। बस आपको यही लिखना है, यहीं से आप परिभाषा भी बना देंगे। पहले आप ये लिखेंगे, अब यहीं से आप परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने परिभाषा लिख दी है। चलिए एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं, यहीं पर आपको याद कराऊंगा, मैंने कहा था और कह भी रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब एसिटल्डिहाइड के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन से संघनित होते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। फिर यही अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ के हिसाब से मैंने लिखा है, जब एसिटल्डिहाइड के पहला दूसरा, जब एसिटल्डिहाइड के 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन से संघनित होते हैं तो क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। ये अभिक्रिया आपकी संपन्न हो गई। जब एसिटल्डिहाइड के 2 मोल या 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन से संघनित होते हैं तो क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। बस आपको इतना याद रखना है, किसी का आपको ना तो IUPAC नेम याद रखना है क्योंकि आपने पहले से ही याद कर रखा, यही तो लिखना होता है कि क्या बन रहा है। हमने तो परिभाषा में ही और सूत्र के हिसाब से ही याद कर लिया कि ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है, यही लिखना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं केनिजारो अभिक्रिया, वो भी इसी ट्रिक के साथ। अगर समझ में आया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब हम समझते हैं अगली जो हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, केनिजारो अभिक्रिया। इसको भी ट्रिक के साथ हम कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे तो आ जाइए यहाँ पर समझिए। हम लिखेंगे CHO और इसमें लगा देंगे बेंजीन रिंग, ठीक है। अब ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ये कितना हो, क्या हो गया, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ऊपर लगा है डिहाइड, इसी को क्या बोलते हैं, डिहाइड। ये जिसमें लग जाए उससे लास्ट में आता है डिहाइड, ये बेंजीन है तो ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड, इसके कितने मोल लेने हैं आपको, 2 मोल या 2 अणु आप बोल सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, ठीक है, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किए जाते हैं या गर्म होते हैं। कैसे लिखेंगे, जब बेंजल्डिहाइड के 2 मोल, कितने मोल हैं, या 2 अणु, ठीक, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म होते हैं तो क्या बनता है, तब यहाँ पर बनता है बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल, और क्या बनता है, सोडियम बेंजोएट। और क्या बनता है जी, सोडियम बेंजोएट। ये आपको परिभाषा भी यही लिखनी है, ठीक है। ये क्या बनता है, सोडियम बेंजोएट। इसकी दूसरी भी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा कुछ अलग है, जैसे मैंने पहले आपसे बताया था। इसमें क्या होता है, अल्फा, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो केनिजारो अभिक्रिया दिखाते हैं। इसमें जो है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण प्राप्त होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, IUPAC इनका अलग से याद करें। माथापाई मत करो, जो बता रहा हूँ बस उतना याद करो, जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करो, ठीक है। अब यहाँ पर परिभाषा भी इससे कैसे निकालेंगे, पहले इसको लिख देते हैं हम। यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है भाई, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और इसके कितने मोल हैं, 2 मोल। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसके मोल कितने हैं, 2 मोल हैं। ये तो आपको पता ही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल। ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। और ये क्या है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ये क्या है, सोडियम बेंजोएट, क्योंकि सोडियम है और बेंजीन है। और ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल, OH समूह जुड़ा हुआ है। और ये बेंजल्डिहाइड। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे आप, जब बेंजल्डिहाइड के 2 मोल, जब बेंजल्डिहाइड के 2 मोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, ये जो साइन दिख रहा है ना, इसका ये साइन दर्शाता है कि गर्म किया जा रहा है। अब क्रियाओं में आपको अगर ये साइन दिख रहा है ऊपर या नीचे
तो आप समझ जाना कि ये गर्म किया जा रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इन प्रोडक्ट को गरमाया जा रहा है, तो ये मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिर से पढ़िए, बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। आया कुछ समझ में, कुछ आया? फिर से समझिए, बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। यही आपकी अभिक्रिया हो गई और यही आपकी परिभाषा भी हो गई। इसके बाहर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी परिभाषाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और अलग से हैं, इनका फिर बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया अभी। अब चलिए, जो मैंने आपको बताया है इसी तरीके से याद करना है। ये परिभाषा पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिख दी है, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजाइलिक अल्कोहल व सोडियम बेंजोएट बनता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और यही उठाकर वहां लिख दिया। परिभाषा भी कंप्लीट और ये भी हमारा रासायनिक समीकरण भी कंप्लीट, यानी एक तीर से हमने 2 निशाने कर दिए, वो भी नंबर के साथ। ठीक है, नंबर भी इनसे मिलेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है वही वहां पर लिखा है। जब बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को, ठीक है, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। और जब बन गया तो यही अभिक्रिया क्या हो गई, केनिजारो अभिक्रिया हो गई। यही अभिक्रिया क्या हो गई, केनिजारो अभिक्रिया हो गई। इसी तरीके से आपको याद करना है। एक बार आप इस पर कोशिश करना, जब खाली बैठे हो लिख लेना, नोट कर लेना। ये अभिक्रिया ऐसा नहीं है मैं खुले में इसे बता दिया कि आएगा या नहीं आएगा, तुक्का लगा दिया कि यही आएंगी। 100% गारंटी के साथ ये आएंगी, इसलिए आप इनको लिख लेना और फिर इसको बारीकी से समझ लेना जिस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूँ। बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं अगली जो अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है वुड्स अभिक्रिया, इसको भी उसी तरीके से समझेंगे। वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, क्लोरोइथेन लेते हैं। ठीक है, क्लोरोइथेन, फिर बीच में क्या होता है, सोडियम। ठीक है, वो भी इसके कितने मोल, 2 मोल। सोडियम के कितने मोल होंगे, 2 मोल या 2 अणु आप बोल सकते हैं। फिर क्या लेंगे, फिर क्लोरोइथेन लेंगे। ठीक है, फिर क्या लेंगे, क्लोरोमीथेन है, सॉरी मीथेन है ये, इथेन नहीं, क्लोरोमीथेन। यहाँ पर क्लोरोमीथेन ले लिया और फिर इसकी अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इथेन। ठीक है, क्या मिलता है, इथेन। इथेन मिलता है और बाहर क्या निकलता है, 2 मोल सोडियम क्लोराइड। अब समझिए इसको, ये आपने लिखा। अब इसी से परिभाषा, इसको याद कैसे करना है वो समझिए। सबसे पहले आप देखिए ये क्या है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन, ये क्या है जी, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन, ये भी क्लोरोमीथेन है क्योंकि सेम ही है ना, तो ये क्या है, क्लोरोमीथेन। और किसके साथ है, सोडियम के साथ। अब हम इसकी परिभाषा निकालेंगे। जब क्लोरोमीथेन के 2 अणु, कितने अणु हुए हैं, इधर अभिक्रिया के इधर देखना कितने अणु हैं, क्लोरोमीथेन के 2 अणु। जब क्लोरोमीथेन के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, इथेन बनता है। ये क्या है, इथेन बनता है और ये सोडियम क्लोराइड है, ये आपको पता होगा। फिर से पढ़िए एक बार, जब क्लोरोमीथेन के 2 अणु, जब क्लोरोमीथेन के एक यहाँ और एक यहाँ, तो कितने हो गए, पहला दूसरा, 2 अणु। जब क्लोरोइथेन के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो इथेन बनता है। क्या बनता है, इथेन बनता है। इसको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको अभिक्रिया में दर्शा देना है कि ये बाहर निकल रहा है। परिभाषा में नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझिए, क्लोरोमीथेन के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, इथेन बनता है, क्लोरोइथेन। ठीक है, सॉरी क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, इथेन बनता है। क्लोरोमीथेन के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, इथेन बनता है। समझ में आया? अब यही जो मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिख लेते हैं, यही हो जाएगी हमारी परिभाषा। मैंने परिभाषा लिख दी है, चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, जब क्लोरोमीथेन के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो इथेन बनता है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिख दिया। मैंने कहा था ना एकदम आसान भाषा में लेकर आऊंगा। अब एक तीर से 2 निशाने यहाँ पर हो रहे हैं, इतना याद किया, इतना समझ लिया,
ये अपने आप हो गया, ये अपने आप ही हो जाएगा, यहीं से तो लिखना है हमको। जब क्लोरोमीथेन के दो अणु, एक दो अणु हैं सोडियम के साथ, बीच में क्या बैठा है सोडियम, तो इसको भी काउंट करना है इधर से। जब क्लोरोमीथेन के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अब ये इधर जो बन गया वो तो प्रोडक्ट है, तो अभिक्रिया कर लिए, यानी क्लोरोमीथेन के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, इथेन बनता है, और बाहर क्या निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड। इसको परिभाषा में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर वही लिखा है जो आपके लिए लिखना जरूरी है। ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर उतने नंबर देगा जितने नंबर अभिक्रिया के लिए हैं, इसलिए उतना लिखिए जितना उसको चाहिए और जितना हमारे लिए ठीक है। हम चाहें तो और भी बता सकते हैं, आप चाहें तो खुर 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 लिख भी सकते हैं, क्या करेंगे लिखकर, नंबर तो उतना ही मिलेगा, इसलिए जितना सही है उतना ही लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वुड्स अभिक्रिया भी समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। जब क्लोरोमीथेन के दो अणु, कितने अणु लेने हैं, दो अणु, क्लोरोमीथेन ध्यान देना है, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन है, ठीक है, कार्बन नहीं है ये तो क्लोरीन है, एक कार्बन है और उसी के साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, तो एक क्लोरोमीथेन हो गया। ये होता है मेथ एथ प्रोप्यूट, ये सब आपको हो सकता है अगर आप पढ़े हो तो आपको बताया गया हो, लेकिन यहाँ पर अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम IUPAC लास्ट वाला क्लास लेंगे IUPAC, उसमें सब कुछ बताएंगे ये कैसे होता है, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखिए। इसको वुड्स अभिक्रिया में क्लोरोमीथेन के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, वुड्स अभिक्रिया है और वुड्स फिटिक अभिक्रिया, ये दोनों शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होती हैं। जब क्लोरोमीथेन के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, इथेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इथेन। इधर CH3 इधर CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया, इथेन हो गया। ये क्या हो गया, इथेन। बाहर क्या निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड, बाहर क्या निकलता है, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड 2 मोल है, 2 सोडियम यहाँ है, 2 सोडियम निकल गए, एक Cl ये निकल गया, बाकी ये आपस में आकर CH3 इथेन बना लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए समझते हैं वुड्स फिटिक अभिक्रिया क्या है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप भूल के दिखाइए। अगर 2-3 बार आपने इसको जैसे मैं बताता हूं पढ़ लिया तो आप 100 में से 100% आपको तैयार हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो कैसे पढ़ना है, चलिए। इसमें क्या होता है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है जी, क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर लगा हुआ क्लोरीन। जब भी आपको दिख जाए बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को 2 मोल सोडियम या सोडियम के साथ और मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, इसी को मेथिल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसको क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। जब क्लोरोबेंजीन सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर, अभी मैंने बताया था ना, वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिक अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो ये भी किसमें होगा, शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, टोलुइन बनता है। क्या बनता है, टोलुइन। आपको टोलुइन याद करना है, ठीक है, समझना है क्या होता है टोलुइन। बेंजीन के ऊपर जब भी आपको दिख रहा है CH3 लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर क्या, CH3, तो ये क्या होता है, टोलुइन होता है। तो ये होता है टोलुइन, और बाहर क्या निकल जाता है, 2 मोल सोडियम क्लोराइड, 2 मोल सोडियम क्लोराइड। एक क्लोरीन ये बाहर निकल गया, ये CH3 यहाँ बैठ गया, 2 मोल सोडियम है तो 2 मोल सोडियम यहाँ बैठा है, ये लेकर चला गया क्लोरीन को, दोनों क्लोरीन को बाहर, और बन क्या गया, हमारा टोलुइन बन गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन, परिभाषा में भी यही लिखना है। जब क्लोरोबेंजीन, जब आपको पहले लगा देना है, पढ़ने से पहले जब, पढ़ने से पहले जब क्लोरोबेंजीन सोडियम और मेथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो टोलुइन बनता है। ये क्या है, टोलुइन है। क्या है, टोलुइन। और बाहर क्या निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड। उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर वाला प्रोडक्ट हमने मेन प्रोडक्ट लिखते हैं, इसको यहाँ तो लिखेंगे, अभिक्रिया जो परिभाषा होगी उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर से पढ़िए, जब क्लोरोबेंजीन सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो टोलुइन बनता है। हो गया, बस यही हो गई वुड्स फिटिक अभिक्रिया। ये क्या हो गई, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए पहले इसको लिखिए। ये क्या है, क्लोरीन लगा है और बेंजीन है, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन। अब ये क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ठीक है, मेथिल क्लोराइड, इसी को हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोमीथेन
मीथेन भी बोलते हैं। तो इसमें दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, माथापाई मत कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझते चलिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में ही सब कुछ समझ में आएगा, वो भी क्लियर होता हुआ चलेगा। तो परिभाषा मैं पहले लिख लेता हूँ वुड्स-फिटिक अभिक्रिया की, इसी के हिसाब से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ सोच के ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, टोलुइन बनता है। 3-4 बार तो मैं यही बता देता हूँ आपको, क्यों नहीं याद होगा भाई, जब ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे कैसे नहीं याद होगा। आप भूल के दिखाइए, 2-3 बार पढ़िए, फिर मुझसे मिलना, आप देखेंगे कि आप कैसे भूल सकते हैं इन अभिक्रियाओं को, ठीक है। फिर मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप भूल गए तो 3-4 बार पढ़ना पूरा ध्यानपूर्वक, ये नहीं इधर मोबाइल चल रहा है इधर से पढ़ रहे हैं, इधर मोबाइल चला इधर पढ़ रहे हैं, एक अभिक्रिया पढ़ा 2-4 रील देख लिए, डिस्को हो रहा, ई कैसा हो रहा, ये नहीं करना है, ठीक है। 10 दिन मैंने बताया, 8 से 9 दिन में मैं केमिस्ट्री तैयार कराऊंगा तो कराऊंगा, अगर आप मुझे टाइम देते हैं तो। ऐसा नहीं कि आपने प्ले किया, थोड़ा सा देखा, कमेंट करने लगे सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कैसे आएगा भाई, आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं, आपको पूरा देखना है और ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। तो मैं परिभाषा यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। जब क्लोरोबेंजीन सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ, यहाँ पर वही लिखा है, जब क्लोरोबेंजीन सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ, वही यहाँ पर लिखा है। जब क्लोरोबेंजीन, आपको परिभाषा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मत पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ सके किस तरीके से लिखा है मैंने परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा पढ़ने रटने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको ये समझना है, ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। जब क्लोरोबेंजीन सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो टोलुइन बनता है और बाहर क्या निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। और इतने को लिखने की यहाँ पर जरूरत है, लेकिन परिभाषा में जरूरत नहीं है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। इतना लिखा, आपको पूरे नंबर मिल गए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एग्जामिनर एक भी इसमें का नंबर नहीं काटेगा अगर आप इतना लिख देते हैं तो। बिना देरी किए हुए, अगर आपको ये समझ में आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब चलिए हम समझ लेते हैं अगला जो हमारी अभिक्रिया है, रेमन-टीमन अभिक्रिया के बारे में। रेमन-टीमन अभिक्रिया में भी आपको वही काम करना है जो सब में आप करते आए हैं। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फिनोल ले लेना है आपको। शुरू में क्या लेना है, फिनोल। ये थोड़ा डिजाइनर फिनोल है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे इतना प्रैक्टिस नहीं है, मार्कर से चाक से ज्यादातर मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये फिनोल हो गया। फिनोल में हम क्या मिला देते हैं, क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र ये होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म लिखेंगे। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी इसके कितने मोल रहते हैं, 3 मोल रहते हैं। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें सेल्सियल्डिहाइड मिलता है या सेल्सियल एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, सेल्सियल एल्डिहाइड मिलता है। यहाँ पर ये सेल्सियल एल्डिहाइड ऊपर OH और यहाँ पर लगा होता है CH, तो ये कहलाता है सेल्सियल एल्डिहाइड। और बाहर क्या निकल जाता है, 3 मोल सोडियम क्लोराइड और 2 मोल H2O। ये हो गई रेमन-टेमन अभिक्रिया। अब इसको हम समझ लेते हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम में परिभाषा और इस रासायनिक समीकरण को देना है। तो पढ़िए, जब मैंने कहा था जब भी आप लिखेंगे और परिभाषा लिखेंगे तो क्या लगा देंगे, इसके पहले जब हम लगा देते हैं। जब ये क्या है, फिनोल। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 अणु हो या ना बोलो आप, यहाँ पर होने चाहिए लेकिन बोलना नहीं है परिभाषा में, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने का साइन लगा हुआ है, तो गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सेल्सियल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सेल्सियल एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, सेल्सियल एल्डिहाइड, सेल्सियल एल्डिहाइड। रटने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार आपको ध्यानपूर्वक बस पढ़ने की जरूरत है। रट्टा क्या होता है जानते हो, रट्टा वो होता है ना हमें इसके बारे में पता है ना इसके बारे में पता है, बस हम रटे जा रहे हैं, क्या है क्यों है कोई उससे लेना देना नहीं है, बस हमको पढ़ना है, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा, वो होता है रटा। ये तो आपको पता ही क्या है, सेल्सियल एल्डिहाइड है, ये किसका साइन है, गर्म करने का साइन। ये रटना थोड़ी हुआ, ये तो समझना हुआ ना, हम समझ समझ के लिख रहे हैं। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। आपको तो समझ में आ ही रहा है ना, तो इसमें रटने की बात कहाँ से आ गई, रटने की बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ये तो रटवा रहे हैं, तो रटवा में नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सेल्सियल एल्डिहाइड बनता है। बाहर क्या निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड और 2 मोल जल का निकलता है, 3 मोल सोडियम क्लोराइड। ये परिभाषा में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ रासायनिक समीकरण में लिख देना है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो छोड़ दीजिए,
भूल जाते हैं तो छोड़ दिए। मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो लिख ही दिया ना आपने, सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। मेन प्रोडक्ट लिखना जरूरी है, बाकी आप ये अगर भूल गए हैं क्या है क्या नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। परिभाषा आप यहीं से लिखेंगे, जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। यह अवक्रिया रायमंड टीमन अवक्रिया कहलाती है। ये अवक्रिया क्या कहलाती है? रायमंड टीमन अवक्रिया कहलाती है। क्या आप एक परिभाषा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, चलिए मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर आलसी भी बैठे होंगे ना, लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर परिभाषा मैंने लिख दी है, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। यह अवक्रिया रायमंड टीमन अवक्रिया कहलाती है। भूलिए आप, 2-3 बार बस पढ़िए, फिर आप कहिए कि मैं भूल गया हूँ। कमेंट करना आकर, अगर आप 3-4 बार पढ़ें ध्यान से इसको, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, फिर आप खुद बोलेंगे कि सर मुझे समझ में आ गया है। अब ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चे डर रहे हैं, डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा जितना मैंने बताया है, अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो। देखिए फिनोल में, जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। यही परिभाषा में लिखा हुआ है, ज़्यादा माथापाई करने की ज़रूरत नहीं है। 5 आज हमने पढ़ी है, 5 और बची हैं। 5-10 ही, सिर्फ 10 ही याद करनी है, 10 ही समझनी है आपको अवक्रियाएं। इसके बाहर अवक्रियाओं को नहीं समझना। 37-38 हो, जितनी भी हो, चाहे 500 हो, 1000 हो, हमें बस 10 पढ़नी है तो पढ़नी है, और समझना है तो समझना है। 10 अगर आप पढ़ लिए तो 101% गारंटी है इसी अवक्रियाओं में से फंस जाएगा। 10 तो यहाँ मैं करा दूंगा। क्या होता है जब वहां पर 2-4 अवक्रियाएं ऐसे सीखने को मिल जाएंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? वहां पर 2 अवक्रियाओं का ही काम है, कुछ यहाँ से क्वेश्चन होंगे, कुछ अलग अवक्रियाओं से क्वेश्चन होंगे, तो वहां तो हमको 2-4 मिल जाएंगी अवक्रियाएं सीखने को। तो लगभग 10-15 क्रियाएं हमारी ऐसे ही तैयार हो जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए जितने भी स्टूडेंट डर रहे हैं, डरने की बात नहीं है। अब हमें हमारे साथ जुड़ जाइए और आज से ही लग जाइए। और जितने बच्चे देखे हैं इस वीडियो को, अगर आपको अब क्रियाएं समझ में आई हैं, किस तरीके से मैंने बताया है, अगर सब कुछ ध्यानपूर्वक समझा है, समझ में आया है, तो कमेंट में यस जरूर करना, क्योंकि बच्चों का कमेंट का इंतजार रहता है। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी तो मुझे इंतजार था कितने बच्चे कमेंट करेंगे, तो काफ़ी बच्चों ने देखा, लेकिन कमेंट सिर्फ 3-4 बच्चों ने ही किया था कि सर लाइए, प्लीज़ लाइए। तो डरने की कोई बात नहीं है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है और वो शेयर किया है और कमेंट किया है, तो उनके लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, बस लगे रहिए, मैं सब कुछ कराऊँगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ तो कराऊँगा। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैं हूँ तो आपको कराऊँगा, ठीक है। तो ये आपको अवक्रियाएँ 5 आज ही कॉपी पर नोट कर लेनी है, और शाम तक इसको 3-4 बार एक-एक अवक्रिया को ध्यानपूर्वक लिख-लिख कर, ऐसे नहीं प्रैक्टिस कर, लिख-लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे, और सुबह कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर अभी आ गया है तो यस कर दीजिए, अभी आ गया है तो यस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जो 5 और अवक्रियाएँ हैं उनके साथ, तब तक के लिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। जय हिंद।